एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ईसीजी है। ईसीजी क्या है, ईसीजी किन पेशेंट में करवाई जाती है और हम ईसीजी पे क्या क्या देखते हैं। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कि हाँ, जो वेव फॉर्म्स ईसीजी में बनती हैं वो क्या हैं और क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। सबसे पहले ईसीजी है क्या। तो ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है, जो कि हम पेपर पे देखते हैं। मुख्तलिफ वोल्टेजेस यूज़ करके जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है हार्ट से, वो हम एक कैमरास के थ्रू, आप समझ लें, हम देखते हैं और वो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं मशीन के थ्रू, जो हम बाद में देखते हैं और पेशेंट का हार्ट का पता करते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसके बाद इसे ईकेजी और ईसीजी ये दोनों सेम नाम है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईकेजी यूज़ होता है, हमारे यहाँ ईसीजी यूज़ होता है। उसके बाद हम आते हैं कि किन पेशेंट्स में करवाई जाती है ईसीजी। ईसीजी करवाई जाती है अगर कोई भी पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, चेस्ट टाइटनेस के साथ, पाल्पिटेशंस के साथ, इसके अलावा डिजीनेस के साथ, और अगर सिंकोपी के अटैक्स आए हों उसे, और उसे मतलब कोई काज नहीं पता, अननोन काज है लेकिन सिंकोपी है, बेहोश हुआ है वो बंदा, तो हमने उसकी ईसीजी करवानी है, ये तो लाजमी है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम ईसीजी पेशेंट को करवाने का कहते हैं। वो हैं, एक तो है स्ट्रोक, उसके बाद ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, और इवन अगर पेशेंट कभी कभी एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ भी आते हैं ना, तो हमने ईसीजी करवाते हैं ताकि एटलीस्ट हार्ट की एबनॉर्मेलिटी अगर कोई है तो वो रूल आउट कर सकें। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि ईसीजी में हम देखते क्या क्या हैं। तो ईसीजी में हम सबसे पहले रेट देखते हैं, फिर रिदम, एक्सिस क्या है, ये हम साथ साथ पढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे। एक्सिस में यही होता है कि नॉर्मल है या डेविएटेड है। पी वेव नॉर्मल ड्यूरेशन की है कि नहीं, फिर पी आर इंटरवल, इसी तरह एस्टिस सेगमेंट, टी वेव, क्यू वेव, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और क्यू टी इंटरवल। ये चीज़ें हमने लास्ट में देखनी होती हैं कि ये नॉर्मल ड्यूरेशन है या एबनॉर्मल ड्यूरेशन है, कम है ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद कुछ जो हैं जैसे एस टी सेगमेंट है और टी वेव है, इनका हमने देखना होता है कि ये इन्वर्टेड है, मतलब एलिवेटेड है कि नहीं, और इस तरह टी वेव का देखना होता है कि इन्वर्टेड टी वेव है या नॉर्मल है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके पढ़ते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि मतलब ये चीज़ें रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, हार्ट रेट कब ज़्यादा है कब कम है, ये सब हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल ईसीजी किस तरह की होती है। अब ये है नॉर्मल ईसीजी। इसमें आपको लीड्स दिख रही हैं, उसको अभी आप ना देखें, सिर्फ देखें कि लाइंस दिख रही हैं जो कि कुछ ऊपर जा रही हैं, कहीं से नीचे जा रही हैं। और अगर मैं इसे जूम करूं तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी, जो ये बॉक्स में है ना, ये एक मतलब अब एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है, इसमें एट्रिया कंटैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कंटैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। इसे एक कार्डिक साइकिल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वेव फॉर्म्स बनती हैं, वेव फॉर्म्स क्या हैं कि डिफ्लेक्शन हैं ड्यू टू द वोल्टेज। सही है। डिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। जो ऊपर की तरफ होती हैं वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस होती हैं और जो नीचे की तरफ हैं वो नेगेटिव डिफ्लेक्शंस हैं। अब आपको ये वाली ईसीजी का एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है हमारे पास ये वाली चीज़ दिख रही है आपको, ये इसे कहते हैं हम पी वेव। सही है। पी वेव क्यों बनती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से। मतलब कि एसए नोड ने इम्पल्स भेजी और वो पूरे एरिया पर, मतलब पूरे एरिया पर पहुंच गई है, उसकी वजह से एट्रिया डिपोलराइज हुआ, उसकी वजह से ये वाली जो वेव बनती है पी वेव बनती है।
उसके बाद आता है ये वाली लाइन, उसके बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस और ये है टी। इसके बाद कभी कभी आगे हमारे पास एक छोटी सी वेव बनती है जिससे कभी कभी मतलब नॉर्मली पर्सन में प्रेजेंट होते हैं, उसे यू कहते हैं। ठीक है, अब पी वेव बन गई थी एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से। अब जो क्यू वेव क्यू आर एस है ना, जो ये चीज़ बन रही है, ये बनती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, और जो टी वेव है ये बनती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से। और यू वेव जो बनती है ये कभी कभी आप नॉर्मली पेशेंट में देख सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है ये, और ये परकंजिस फाइबर जब रीपोलराइज होते हैं तब बनती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है कि एक कार्डिक साइकिल में एक पी वेव होगी, एक क्यू आर एस कम्प्लेक्स होगा, उसके बाद टी वेव और समटाइम्स यू वेव भी आपको नज़र आ सकती है। ठीक हो गया इतना। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें हैं जैसा कि सेगमेंट्स और इंटरवल्स। आप लोग ये लाइन सुनोगे, एस टी सेगमेंट है, पी आर इंटरवल, ये चीज़ें बहुत रिपीट होती रहती हैं। तो अब सेगमेंट्स क्या होते हैं और इंटरवल्स क्या होते हैं। अच्छा, जब आप जो हम ईसीजी देखते हैं, अब एक मिनट ये वाली पिक्चर देखें आप, इसमें आपको दिख रहा है पहले आया एट्रियल डिपोलराइजेशन, उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, ये टी वेव रिप्रेजेंट कर रही होती है मोस्टली। अब इन्होंने पूरा क्यों लिखा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे यू वेव आपको थोड़ी सी मतलब डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे सेगमेंट्स। अब अगर हम ये नॉर्मल ये वाली ईसीजी मतलब ये वाला देखें कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको ये जो ब्लू में एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये होती है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, ये जो ब्लू में नज़र आ रही है, इस पर अब कुछ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हैं, कुछ जगह पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन हैं। अब कुछ जगह ऐसी हैं आपको नज़र आ रही होंगी जिस पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हुई हार्ट की, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया, और आगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स शुरू होने से पहले जो ये रेड में लिखा हुआ है ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की हार्ट की एक्टिविटी शो नहीं हुई। तो इन जगह को क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बोलते हैं। अब जो ये फर्स्ट है ना, अब जो सिर्फ ये लाइंस है ना, इनको सेगमेंट्स बोलना है। सही है, वेव इसमें इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि ये ऐसी लाइंस होंगी जो कि वेव्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही होंगी। ये होगा क्या, ये होगा ऐसे कि ये एक वेव को दूसरी वेव से कनेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। और क्या है, एक वेव के एंड से स्टार्ट होगी और दूसरी वेव के शुरू से ख़त्म होगी, शुरू पे ख़त्म होगी। एट द एंड ऑफ वन वेव एंड एट द स्टार्ट ऑफ अदर वेव, जो दरमियान में जो लाइन आती है ना, इसे सेगमेंट बोलना है। अब क्योंकि ये P है और उसके बाद ये Q है, सही है, इसे हमें बोलना तो चाहिए कि ये वाला जो एरिया है ये PQ सेगमेंट है, लेकिन नॉर्मली जो हम बोलते हैं वो Q नहीं बल्कि R से इसे PR सेगमेंट बोला जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये वाली जगह है, ये जहाँ पे S ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे T शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं ST सेगमेंट। सही है, इसे बोलना है ST सेगमेंट। और ये आपको पता होगा ST सेगमेंट MI में कितना
एलिवेशन होती है और वो सब, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं क्लास में। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपने देखना है, और वो है ये जो एरिया दरमियान में है, ये टीपी सेगमेंट, कहीं शायद आप पढ़ें टीपी सेगमेंट इसे लिखा होता है। एक वेव मतलब एक टी से दूसरे पी के स्टार्ट तक, इसे टीपी सेगमेंट बोलते हैं। इसका एज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे एस वेव ख़त्म होती है और टी वेव स्टार्ट, एस टी सेगमेंट स्टार्ट होता है। जो ये पॉइंट है इसे जे पॉइंट बोलते हैं। जे पॉइंट, जे फॉर जंक्शन, बस इसका आपने याद रखना है इसका नाम, जे पॉइंट, जहाँ पे एस वेव ख़त्म हो रही है और एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को जे पॉइंट बोलते हैं, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं कुछ लोग। इसके बाद हम आते हैं इंटरवल्स पे। अब हमने सेगमेंट्स पढ़ा है कि ये वेव्स को कनेक्ट करते हैं। अब इंटरवल्स जब भी बात होगी ना, इसमें वेव्स भी इंक्लूड होंगी और सेगमेंट भी इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं ये पी वेव थी और यहाँ पे क्यू है, एक मिनट, ये पी वेव थी, यहाँ पे क्यू है, आर और एस। अब जो पी वेव का स्टार्ट है और जो क्यू का एंड है ना, इसमें एक पी वेव आ रही है और पी आर सेगमेंट आ रहा है। पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट इज इक्वल टू पी आर इंटरवल, ये आपने याद रखना है। एक इंटरवल हो गया। इसके बाद सेकंड जो है ना, वो क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो क्यू आर एस इंटरवल है। इसमें कोई सेगमेंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें वेव्स है। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर बोला था कि इंटरवल जो है इसमें वेव्स होंगी और साथ सेगमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल जो है यहाँ से क्यू वेव से स्टार्ट होगा और एट द एंड ऑफ टी वेव ख़त्म होगा। ये जो जितना भी दरमियान में एरिया है जिसमें क्यू आर एस कम्प्लेक्स प्लस एस टी सेगमेंट प्लस टी वेव, ये जो आ रहे हैं ये सारा मिलके क्यू टी इंटरवल बनाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस है, या ये मतलब कहीं इनलार्ज हो सकता है, ड्यूरेशन इसका कहीं पे कम भी होता है। ठीक हो गया, ये क्यू टी इंटरवल है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, एक और इंटरवल है जिसे आर आर इंटरवल कहते हैं। आर आर इंटरवल जो है एक आर से लेके दूसरे आर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हम हार्ट रेट काउंट करने में भी यूज़ करते होते हैं और यह हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं आर आर इंटरवल। ठीक हो गया। सेगमेंट हमने कितने पढ़े हैं? सेगमेंट पी आर सेगमेंट, एस टी सेगमेंट और टी पी सेगमेंट कभी कभी यूज़ होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है इंटरवल्स, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस इंटरवल और क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल के बाद हमने पढ़ा है आर आर इंटरवल। ठीक है, इसके बाद आपने ना इनके ड्यूरेशंस याद रखने हैं। एक दफ़ा मैं ड्यूरेशंस यहाँ पे बता रही हूँ, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना कि ईसीजी के बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कितने मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको तब ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन अभी आपने इसका इंटरवल याद रखने हैं। अब जो पी वेव है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन लेस दैन 120 मिली सेकेंड होता है, लेकिन आपने यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है वो है 3 स्मॉल स्क्वायर्स। आपको जब ईसीजी देखनी है आपको स्मॉल स्क्वायर्स ही काउंट करने होते हैं, आपने मिली सेकेंड्स में नहीं जाना होता। तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपने काउंट स्क्वायर्स ही करने होते हैं। और वर्टिकल हाइट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ जब एट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा या एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी तब वर्टिकल हाइट जो पी वेव की है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये लेस दैन 2.5 मिलीमीटर लिम्ब में और
लेस देन 1.5 मिलीमीटर चेस्ट लीड में होते हैं। चेस्ट लीड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे है PR इंटरवल। PR इंटरवल हमने पढ़ा था कि एक तो साथ में P वेव होगी और साथ में PR सेगमेंट होगा। तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 120 to 200 मिली सेकेंड है, लेकिन जो आपने याद रखना है वो 3 to 5 स्मॉल स्केयर्स है। ठीक है। Q वेव जो है ये एक स्मॉल स्केयर होती है, बोथ ड्यूरेशन में भी और हाइट में भी। और अगर ये एक स्मॉल स्केयर से ज़्यादा है हाइट में, तो इसका मतलब होता है कि उस बंदे को, पेशेंट को पहले से कोई MI हो चुका है, तो वो मतलब कोई परमानेंट MI हुआ है, उसके मसल डैमेज हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करी होगी। QRS कम्प्लेक्स ये कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होता, हमेशा 2 से 2.5 स्मॉल स्केयर्स तक ही रहता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। अब ये नैरो होते हैं और मतलब वाइड हो सकते हैं। ये आगे हम अरिथमियाज पढ़ेंगे उसमें आएगा। QT इंटरवल जो है नॉर्मली ये आपने याद रखना है, ये यूज़ भी होता है। 9 to 11 स्मॉल स्केयर्स होते हैं। और QT इंटरवल था क्या, Q वेव से स्टार्ट होना है और T वेव के एंड तक। जो इंटरवल होते हैं ना वो एंड मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक होते हैं, और जो सेगमेंट्स है वो एंड से लेके स्टार्ट तक होते हैं। सही है। ST सेगमेंट, इसको हमने यही बताना होता है कि ये एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है, और T वेव का भी हमने इन्वर्टेड है या नॉर्मल है ये बताना होता है। और इसके अलावा T वेव ना टॉल T वेव भी होती हैं MI वगैरह में या हाइपरकलीमिया के केसेस में, तो वो भी हम देखेंगे। और ये नॉर्मल लेस देन 5 मिलीमीटर लिम्ब लीड में और लेस देन 10 मिलीमीटर इन चेस्ट लीड होती है। अब ये था आज का टॉपिक ECG का। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आई या किसी भी बात में कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछिएगा और ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी बात समझ नहीं आई तो आपने लाजमी डिस्कस करनी है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर नहीं आई तो लाजमी पूछना है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।